आज सुनिए हैदराबाद की प्रसिद्ध एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी आप कितनी लकी हो। पेशे से डॉक्टर होते हुए डॉक्टर संगीता झा जी की हॉबी लेखन है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। वाह मिसेस गुप्ता, आप कितनी लकी हैं। गुप्ता साहब इतने हैंडसम, इतने जॉली और फिर मालदार भी। यहाँ तो किटी ग्रुप में सभी आपकी किस्मत पर रश्क करते हैं कि काश उनकी किस्मत भी आपकी जैसी होती। मिसेस टिक्का ने यह सब एक सांस में कहा। मेरी और मिसेस टिक्का की दोस्ती हाल में ही इस किटी में हुई थी। मैंने भी ठंडी सांस ली और अपनी अम्मा जो इस दुनिया में नहीं हैं की कही बात याद आई। जो दिखता है वो ही बिकता है और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। हमेशा कहती, बिटिया अपना दुखड़ा किसी को ना सुनाना। जिसे सुनाओगी वो तुम्हारे आंसू पोंछने का दाम लेगा और फिर पीछे नहीं हट पाओगी। केवल एक बड़ी नुकीली कार में बैठने, 5,000 टीवी चैनल देखने और बड़े से बंगले में रहने और हजारों रुपयों की किटी खेलने वाली महिला को लकी और सुखी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस दिखावे और सतही दुनिया के वासियों को ये कहाँ समझ में आता है। मेरी चिड़चिड़ाहट देख बच्चे भी कहते हैं, लिव इन प्रेजेंट मॉम। क्या करोगी गड़े मुर्दे उखाड़ कर। और क्या चाहिए, डैड ने आपके लिए अलग गाड़ी ड्राइवर दे दिया है। जो चाहे सो करो, जियो और जीने दो। मैं भी पागल अभी तक पुराने समय की जुगाली करती रहती हूँ। काश नासूर बने अनुभवों को दुनिया के किसी भी रबर से मिटाया जा सकता। बच्चे कहाँ समझेंगे मेरे अंदर के छुपे तूफान को। सन 1990 की बात है, जब मैं रीता नहीं री हुआ करती थी। घर पर 2 छोटे भाई और सारे कज़न मुझे री दी कहकर पुकारते और जो बड़े थे वो री। मैं और चाचा की बेटी मीता जो लगभग हम उम्र थी, बड़े पक्के दोस्त थे। चाचा एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर थे और पापा बैंक में क्लर्क। दादी ने अपने बेटों को आर्थिक असमानता होने के बाद भी जोड़े रखा था। चाची और अम्मा दोनों सगी बहनें थीं, इससे हम सभी बच्चे भी सगे भाई बहनों की तरह रहते थे। मैं क्लास की टॉपर और मीता हमेशा बस किसी तरह पास हो जाती थी, पर उसे भी गर्व था कि उसकी बहन पूरे स्कूल में टॉप करती है। कॉलेज में मैंने फिजिक्स ऑनर्स लिया और मीता ने होम साइंस। हमारे ग्रेजुएट होते ही दादी को दोनों के विवाह की चिंता सताने लगी। पूरे घर में उनकी ही तोती बोलती थी। अलबत्ता अम्मा की इच्छा जरूर थी कि मैं आगे और पढ़ूं, लेकिन नाकारे की बीवी को ये हक कहाँ होता है कि वो खुद और खुद के जनों के लिए कोई फैसला भी कर पाए। मेरा तो सिर्फ उद्धार होना था और वो भी चाचा की कृपा से। पापा तो शायद बचपन से ही हथियार डाले हुए थे। वो तो चाचा और मौसी, जो कि मेरी चाची भी थी, की कृपा से मेरी और मीता की ज़िंदगी में ज़्यादा फर्क नहीं था। सपने भी हमारे एक जैसे थे, यानी सपनों का राजकुमार, घोड़े पर सवार, आलीशान शादी और फिर मॉरिशस में हनीमून। काश ऐसा हो पाता। दादी की बचपन की सहेली सुमन, जो सिर्फ बचपन में ही दादी के साथ थी, फिर उन्हें पता चला कि सुमन किसी बड़े बिजनेस फैमिली की बहू बन गई है। दादी सारी उम्र एक लोअर डिवीज़न क्लर्क की बीवी बन घर की आर्थिक व्यवस्था की वित्त मंत्री बनी रही। हर वक्त अपनी बचपन की सहेली सुमन की ज़िंदगी सपने में देखती। यहाँ तो दादी को अपने दोनों बेटों की फीस देने के लिए खुद के कंगन भी बेचने पड़े थे, जिसका अफसोस वो मरने तक करती रहीं। वो अलग बात थी कि चाचा ने उससे ज़्यादा अच्छे कंगन बनवा दिए थे। जब कभी अम्मा और मौसी उन्हें शांत करते तो कहती, का वर्षा जब कृषि सुखानी। अम्मा और चाची दोनों मुंह दबा के हंसती। दादी एक बार चाचा की कंपनी के ड्राइवर के साथ बड़ी शान से नवरात्र पूजा का सामान लेने गईं। वहाँ किसी ने उन्हें बड़े जोर से पुकारा, जानकी। अचानक इतने सालों बाद अपना नाम सुन उनकी बाछें खिल गईं। वो तो भूल ही गई थी कि माँ जी और जी दादी माँ के अलावा भी उनका कोई वजूद है। उन्हें जानकी पुकारने वाले उनके मधुर जी यानी मेरे दादाजी तो कब के दुनिया छोड़कर जा चुके थे। पलट कर देखा तो उनकी पुरानी सहेली सुमन डायमंड से लदी उन्हें गले लगाने को बेताब थी। ये वही सुमन थी जो लगभग हर दिन दादी के सपनों में आती थी और उनके अंदर की जानकी सोचती, काश एक दिन मैं सुमन की ज़िंदगी जी पाती। वही ख्वाब हकीकत बन सामने खड़ा था और गले लगाने को बेताब।
हाय सुमन, तू? बाप रे, वैसी की वैसी धरी है, इस उम्र में भी। मुझे देख, खंडहर बनकर खड़ी हूँ। तू भी ना जानकी, अगर खंडहर है तो पता चल रहा है कि इमारत बड़ी बुलंद थी। देख, अपनी चमड़ी माखन सी है और तेरे खींचे खींचे गाल जो तेरी टूटी हुई बत्तीसी को भी छिपा कर रखे हुए हैं। दो बूढ़ी औरतों के इस वार्तालाप को सुन दोनों के ड्राइवर एक दूसरे को विस्मय से देख रहे थे। सब कुछ छोड़ दोनों सहेलियां बतियाने लगीं, और जब चाचा की कंपनी का ड्राइवर दादी से जल्दी चलने के लिए जिद करने लगा तो दादी की सहेली सुमन जी ने उसे झिड़क कर कहा, जाओ जाओ, मैं खुद अपनी सहेली को उसके घर छोड़ दूंगी। इतने सालों बाद मिली हैं और तुम भी गार्ड बने खड़े हो। दादी तो अपनी सहेली का इतना रौब देख कर गदगद हो गई। बरसों बाद मिली सखियों ने पास के एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर अपनी पसंद का मसाला डोसा खाया और खूब बातें की। दादी भूली गई कि वो तो नवरात्र की पूजा का सामान लेने गई थी। जब सुमन जी अपनी जानकी को उनके घर छोड़ने आई तो जानकी ने उन्हें घर के अंदर आने को कहा। सुमन खुद को रोक ना पाई। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बहनों जैसी दो बहुएं और उनकी बेटियां जो कलश सजाने में जी जान से लगे हुए थे। सुमन जी के घर में पैसा तो था, पर संस्कार तो जैसे रूठा हुआ था। नवरात्र के समय भी बहू बेटे शराब पीते थे। दो नाती अपनी दादी को बेइंतहाशा चाहते तो थे, पर उनके अंदर भी सुमन जी संस्कार नहीं भर पाईं। अय्याशी की डगर अपनाना बड़ा आसान होता है, वहीं सच्चाई के रास्ते बड़े कठिन, फिर उन पर टिकना तो और भी कठिन। वहीं बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि उनके विवान और निर्माण यानी विवू और नीमू के लिए रीता और मीता से अच्छी पत्नियां मिल ही नहीं सकती। दोनों बहनें होने से उनके घर में भी जानकी के घर जैसे संस्कार और खुशियां आ जाएंगी। दौलत तो थी ही उनके पास अपार। वो नादान थी, नहीं जानती थी कि लक्ष्मी और सरस्वती बहनें तो जरूर हैं, पर रहती नहीं हैं एक साथ। घर जाकर बहू बेटे से उन्होंने परामर्श तो नहीं किया, बल्कि अपना फरमान सुनाया कि वो अपने दोनों पोतों के लिए एक बड़ी प्यारी जीवन संगनी देख आई हैं और उन्हें अपनी पसंद पर पूरा विश्वास है। उनके बेटे अशोक ने आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखा और अपनी पत्नी नीना की ओर इशारा कर कहा, और ये भी तो आपकी पसंद थी? सुमन जी ने अपनी आंखें तरेरी और कहा, तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा ही कहा था? खुद पसंद करके लाए थे तो मैंने मोहर लगा दी। वैसे इसे बिगाड़ा तुम्ही ने है। ये पीना और डांस तो तुम्हारी ही देन है। खबरदार जो मेरी बहुओं को बिगाड़ा तो। बस फिर जो होना था वो बड़ी धूमधाम से हो गया। मैं यानी रीता और मीता गुप्ता मेंशन की बहुएं बनकर आ गईं। सब हमारे भाग्य पर रश्क कर रहे थे। हम दोनों बहनों का स्वागत तो बड़े अच्छे ढंग से हुआ। सुमन जी यानी हमारी नई दादी काफ़ी उत्साहित थी हमारे लिए। ये हवेली, गाजे बाजे, हम पे लूटने वाले चांदी के सिक्के और इतने नौकर चाकर सब कुछ हमारी कल्पना से परे थे, पर इसकी चाहत भी ना थी कभी हमें। हमारे सपनों में था एक हैंडसम, हमें चाहने वाला प्यारा सा पति, जिसके पास प्यार के साथ हमारे लिए सम्मान भी हो। बार बार हम हमारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं और मीता एक से सपने देखते थे और हमारे सोचने का ढंग भी लगभग एक सा था। हम दोनों पर गाज तो पहली रात ही गिर गई। दोनों सगे भाई थे तो यहाँ तो पापा चाचा वाला भेद भी ना था, जैसे एक का बाप क्लर्क और दूसरा अफसर। दादी की लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे यानी रीता और मीता के दहेज में आए सामान, कपड़ों, गहनों में काफ़ी अंतर था। वो बात अलग थी कि यहाँ किसी को भी सरोकार ना था, क्योंकि यहाँ तो सामान, पैसों और गहनों का अंबार था। हम दोनों दुल्हनों को बिल्कुल फिल्मिस्तान की तरह सजे कमरों में बैठा दिया। मैं जो सोच रही थी शायद मीता भी वही सोच रही होगी, क्योंकि हम दोनों का सब कुछ साझा था। पैदाइश, बचपन, दादा दादी, घर, स्कूल, कॉलेज और तो और अब ससुराल भी एक सा। दोनों को अपने अपने पतियों की प्रतीक्षा थी। इस रात के सपने तो हर लड़की देखती है। हम दोनों के लिए वो काल रात्रि बन गई थी। रात को नशे में धुत, चार कंधों में लदे, मुंह से माँ, बहन और ना जाने कौन कौन सी गालियाँ निकालते हुए मेरे सपनों के राजकुमार मेरे आराध्य कमरे में घुसे। मैं तो डर गई। तभी मुझे एक पहचाना चेहरा दिखा, जो उन्हें कंधे पर उठाए लोगों में से एक दिखा था, जो सुमन दादी का ड्राइवर था और शादी के पहले भी हमारे घर आता था। उसने मुझे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बहू रानी आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा।
सारी रात सजे हुए बिस्तर से दूर रखे सोफे को अपनी माँ समझकर लिपट कर मैं बैठी रही। शायद मेरे सरताज ने नशे की हालत में अपने कपड़ों पर पेशाब भी कर दी थी। रात में शायद उन्हें खुद गीलापन महसूस हुआ होगा और बास भी आई होगी। इससे अपना पैंट और तो और अंडरवियर भी खोलकर बिस्तर से बाहर फेंक दी थी। पैरों में मोजे और जूते दोनों और बदन नंगा, ये तो कोई विभत्स सिनेमा में भी देखने को नहीं मिलता। किससे कहती अपनी व्यथा, उस खानदान का तो वो चिराग था। ऐसा भयावह दृश्य जहाँ दूल्हा पूरा नंगा अपनी पेशाब में लिपटा, पैर में मोजे और आधे उतरे जूते, मेरे सिवाय शायद ही किसी नवविवाहिता ने अपनी सुहाग रात में देखा होगा। वही हाल, और हो सकता है शायद इससे ज़्यादा, मीता का रहा हो। अपनी इस हार और दुर्दशा का जिक्र जहाँ हमारे बरसों के संजोए सपने तार तार हो गए थे, हम एक दूसरे से भी नहीं करना चाहते थे। दादी सुबह हम दोनों से मिलने आई और दोनों के गले में नौलखा हार डालकर अपने पोतों की अय्याशी ढकने की पूरी कोशिश की। मीता और मुझ में मैं ही ज़्यादा समझदार और ठहरी हुई लगती थी, और एक लोअर डिवीज़न क्लर्क की बेटी जो थी, इसलिए मेरे कान में सुमन दादी फुसफुसाई, बड़े घरों में ऐसा होता है, अब तुम्हारे ऊपर है कैसे अपने वश में करती हो, तुम्हारी छोटी बहन को भी सिखा दो। मैंने मीता की ओर कनखियों से देखा। जहाँ मेरे चेहरे पर लाचारगी थी, वहीं उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। मैं हारे हुए पापा और वो सक्सेसफुल चाचा की संतान थी, तो जाहिर है वो हमारे रिएक्शन अलग अलग ही होने थे। हमारी पग फेरे की रस्म होनी थी और अगले दिन की हम दोनों जोड़ों की मालदीव के हनीमून की टिकटें थीं। दादी जल्दी जल्दी हमें ऊपर से नीचे तक गहनों से लाद पग फेरों के लिए दोनों पोतों को भी साथ लिए मायके ले गईं। हम दोनों को किसी से भी बात नहीं करने दिया और सबने हमें अपने अपने पतियों के साथ देख खुश हैं ऐसा समझा। मालदीव जाने के लालच ने हम दोनों बहनों को भी चुप रखा। ससुराल वापस आने पर दोनों भाई यानी मेरे और मीरा के पति कोरस में चिल्लाए, हम दोनों भाई मालदीव नहीं जाएंगे, हम पटाका यानी बैंकॉक जाएंगे, और वो भी सिर्फ अकेले हम दोनों। दादी ने पूछा, ऐसा क्यों? दोनों भाई फिर कोरस में चिल्लाए, अरे हमारी प्यारी दादी, जब कोई होटल जाता है तो क्या घर से बासी पराठा बांध के ले जाता है? ससुर जी ठहाका मारकर हंसने लगे। सासू माँ ने तरस भरी नज़रों से हमें देखा। पैसों का सारा कंट्रोल तो दादी माँ के हाथों में था, इससे वो जोर से चिल्लाई, चुप करो शैतानों, जाएंगे तो चारों जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं। दादी ने आओ देखा न ताओ और ट्रेवल एजेंट को फ़ोन कर मालदीव की टिकटें कैंसिल करा दी। हम दोनों बहनें भी निराश हुईं। मैंने तो मन ही मन एक निर्णय लिया था कि अब मैं बताऊंगी बासी पराठा क्या होता है। हमारा उतरा चेहरा दादी से देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत हम लोगों को एसयूवी लेकर पास कहीं घुमाने की सलाह दी। दोनों भाई भी मालदीव की टिकट कैंसिल हो जाने से सकते में आ गए थे। चुपचाप मान लिया कि देहरादून बाई रोड जाना ही अच्छा है, लेकिन उन लोगों ने दादी से एक शर्त रखी कि ड्राइवर साथ नहीं जाएगा और गाड़ी दोनों भाई बारी बारी से चलाएंगे। मैंने और मीता ने भी सहमत में सिर हिला दिया। हम दोनों के लिए इतनी बड़ी जीप में देहरादून जाना तो परी कथाओं की तरह था, बाकी चीज़ें तो बाद में देख लेंगे। निकलने वाले दिन दादी ने बड़े प्यार से कहा, अरे तुम दोनों मेरी बेटियां हो, साड़ी छोड़ो, सलवार कुर्ता लेकर जाओ। सासू माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। बेचारी मन ही मन शायद सोच रही थी कि बुढ़िया तो बड़ी बदमाश है। अपनी बहू यानी सासू माँ को तो उन्होंने हनीमून के लिए कहीं नहीं भेजा, और तो और हमेशा भारी भारी साड़ियाँ पहनवाती रहीं। आज तक बेचारी वही रीति निभाती आ रही हैं। मैंने मीता को चुपचाप कहा, दोनों भाइयों की मस्ती वो जाने, हम कोई बासी पराठा थोड़े ही हैं। फॉरगेट अबाउट द बासी पराठा। इन लोगों को बासी पराठा तो छोड़ो, फफूंद लगी हुई रोटी बनाएंगे। हम दोनों एक और एक मिलके 2 नहीं 11 बन के पूरे गुप्ता परिवार की बैंड बजा देंगे। हम दोनों बहनें फिर अपने मिशन रोटी वाले अभियान में अगले ही दिन अपने पतियों के साथ निकल पड़ी। वो तो भला ऊपर वाले का कि हम दोनों बहनें साथ थीं। उन दोनों बिगड़ैलों को तो भनक भी ना थी कि हमारे दिमाग में क्या था। वो तो हमें अब तक अल्लाह की गाय सोच रहे थे। हम दोनों बहनों ने ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी खुली जीप देखी ही नहीं थी। जैसे दिल्ली क्रॉस हुआ, दोनों भाइयों ने छिपाई हुई दारू की बोतल निकाली और थोड़ी थोड़ी घुटकनी शुरू कर दी। साथ में हाथ में एक बीड़ी का पैकेट भी निकाला। मैंने उनके हाथ में से दारू की बोतल खींचकर अपने हाथ में ले ली और चलती जीप से बाहर फेंक दी।
और हम दोनों मिलकर मजबूर फिल्म का गाना ज़ोर ज़ोर से गाने लगे। दारू की बोतल में पानी भरता है, फिर ना कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। दोनों भाई सख्ते में आ गए। मेरे पति विवान गुस्से से चिल्लाए, ये क्या हरकत है अच्छे घर की लड़कियों की। अब मैं नहीं, मीता ने जवाब दिया। अच्छे घर? विवान चिल्लाए। खबरदार चुप रहो, मैं तुमसे नहीं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। मैंने भी चिल्लाकर जवाब दिया, बीवी सिर्फ 7 फेरों वाली? मेरा पति दारू और बीड़ी निकाले और हम भी ना पिएं? अरे तुम्हें कौन रोक रहा है, जियो और जीने दो। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हों ऐसे। दोनों भाई सख्ते में आ गए कि कहीं मैंने थोड़ी दारू तो नहीं घुटक ली। उसके बाद निर्वाण यानी मीता के सो कॉल्ड पति ने अपने बड़े भाई विवान यानी मेरे पति से कहा, भाई छोड़, वापस घर चलते हैं। दोनों डायनों को घर छोड़कर हम बाद में कहीं चलेंगे। मैं फिर गुर्राई, वापस? हम नहीं जा रही वापस, तुम लोग जाओ, हमें यहीं उतार दो। हम भी ज़िंदगी के मज़े उठाना चाहते हैं, कोई तुम्हारी दासी थोड़े ही हैं हम। निर्वाण चिल्लाया, बाप रे, कहाँ फंसा दिया दादी ने हमको भाई। तुम्हारी वाली ज़्यादा चालू लगती है, मेरी वाली को तो मैं ठीक कर दूंगा। मीता तो चुप रही, मैंने जवाब दिया, चलो वापस घर, हम भी अपने घर वापस जाना चाहती हैं। सच कहा तुमने, हम भी अपनी दादी के झांसे में आ गई। अब मेरे पति की रिक्वेस्ट करने की बारी थी। उसने अपनी आवाज़ ऊंची कर मानो वीटो सा फरमान दिया, चुप, एकदम चुप, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हम सब देहरादून और मसूरी जा रहे हैं। आप अपनी मस्ती, हम दोनों अपनी। मंजूर है? अंधा क्या चाहे, हमें तो ऐसे बेवड़े पतियों के साथ से ज़्यादा घूमने में रुचि थी। हमने हामी भर दी। उन दिनों ना तो फ़ोन ट्रैकर थे और ना ही वीडियो कॉल, किसी को पता भी नहीं चलता हम कहाँ हैं और कैसे हैं। दादी ने पहले से फ़ोन करके बड़े बड़े 2 कमरे 2 नवविवाहित जोड़ों के लिए आरक्षित करवा दिए थे। अंदर एंट्री तो हमने जोड़ों की तरह ली। कमरे के सामने जाकर डिसाइड किया, दोनों भाई एक कमरे में और हम दोनों बहनें एक कमरे में। हमारा मकसद धूम मचाना तो था ही, साथ अपने साथ आए पतियों को सबक भी सिखाना था। हम दोनों बहनें, खासकर मैं अपने मिशन बासी फफूंद लगी रोटी में लग गए। मैंने रात को ही होटल के स्टाफ से दारू की 4 बोतलें और एक बीड़ी का पैकेट मंगवाया और हमारे कमरे में जगह जगह और हम दोनों के नाइट सूट पर भी शराब उड़ेल ली। एक के बाद एक बीड़ी जलाकर सारा पैकेट ख़त्म कर दिया। नीचे गिरी बीड़ी की कालिक अपने होठों के पास पोत ली। पूरा कमरा और हम खुद शराब और बीड़ी की गंध से महकने लगे। मैंने मुंह के अंदर हाथ डालकर सारा खाया फर्श पर उल्टी कर डाला। अब कमरे में तीसरी गंध मेरी उल्टी की आने लगी। मीता बड़े विस्मय से मेरे अंदर की अदाकारा को देखे जा रही थी। मैं फिर वही गाउन पहने लड़खड़ाते हुए बाजू वाले कमरे के सामने पहुंच गई। वहां पहुंच मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी और चिल्लाने लगी, डार्लिंग दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं अपने कमरे की खिड़की से कूदकर जान दे दूंगी। पूरा होटल स्टाफ मेरा चिल्लाना सुन बाहर जमा हो गया। दोनों भाई रात भर के नशे में धुत सोए थे। दरवाज़ा तोड़ा गया और मुझे देखते दोनों भाई सख्ते में आ गए। तब तक होटल का मैनेजर भी आ गया और वो भी हमारे पतियों को नसीहत का पाठ पढ़ाने लगा। ऐसा करता है कोई अपने हनीमून में, बीवियां अलग शौहर अलग, पहली बार ज़िंदगी में ऐसा देखा है। उसके बाद मुझे संभालते हुए विवान मुझे हमारे कमरे में ले गए। वहाँ का हाल तो सूडान इथोपिया सा था। शराब, बीड़ी और उल्टी तीनों की गंध देख सबकी हालत ख़राब हो गई। होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ और लेडी स्टाफ को बुला न केवल वो कमरा साफ़ कराया, बल्कि हम दोनों बहनों को नहला धुला दूसरे कपड़े पहनाने की जिम्मेदारी थी। मैंने फिर नशे की एक्टिंग करते हुए टब में नहाने की जिद की। मैंने पड़ोसन की सायरा बानो बन पानी में पैर मारते हुए भई बद्दूर गाना गाया। सबके लिए ये वाक़या पहली बार था। पूरे होटल में भगदड़ मच गई। मेरे पति को थोड़ा शक हो गया कि यहाँ एक्टिंग ज़्यादा असलियत कम थी। कमरे में आकर उन्होंने मेरे पैर पकड़कर कहा, मेरी माँ, मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ, माफ़ कर दो। मसूरी चलते हैं, ये होटल और दून छोड़ना ही पड़ेगा। वहाँ आप लोग भी एंजॉय करना, हम लोग भी। मसूरी पहुँचने के बाद हम दोनों बहनों, खासकर मैंने जो धमाल मचाया, शायद दोनों बिगड़ैल भाइयों का पहली बार ज़िंदगी में तू शेर तो मैं सवा शेर वाला अनुभव था। फ़ायदा या नुकसान कहिए, हमें भी नाटक करते करते थोड़ी शराब अच्छी लगने लगी। अपने इस बदलाव से खुद को डर भी लगा, लेकिन बासी पराठा बनना कम से कम मुझे तो बिल्कुल मंजूर नहीं था।
वापस आने के बाद मीता ने इस सिस्टम का हिस्सा बनने से एकदम मना कर दिया। वो घर छोड़कर जो गई तो फिर कभी नहीं आई। उसने घर जाकर मेरे लिए भी पैरवी की, लेकिन मेरी अम्मा ने बिल्कुल मना कर दिया। वो बड़े बाप की बेटी थी, उसका तलाक भी हो गया और चाचा में अपनी अफसरी के दम पर एक विवाह के बाद तुरंत विधुर हुए अपने ही डिपार्टमेंट के अफसर से शादी भी करवा दी। मीता के जाने के बाद सुमन दादी और पूरा परिवार मेरी शादी बचाने में लग गया। धीरे धीरे मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा बन गई, लेकिन अपनी शर्तों पर। मिसेस रीता गुप्ता शहर की पेज 3 लायंस क्लब प्रेसिडेंट, बिजनेस वुमेन, पर अंदर से पूरी खोखली। साथ साथ रहते हमारे 2 बच्चे तो हो गए, पर हम सही मायनों में मैं और तुम से हम नहीं बन पाए। जिंदगी, मैडम आप कितनी लकी हैं। सुन सुनकर ही आगे खिसकती जा रही है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक कहानी, आप कितनी लकी हो। ऊपरी चमक दमक के भीतर कितना अंधेरा होता है, ये इस कहानी से कितना स्पष्ट समझ में आता है। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।